नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं GPT-3 के बारे में। अब जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि GPT-3 काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, पर ये GPT-3 है क्या? मतलब ये इतना न्यूज़ में क्यों है और क्यों लोग कह रहे हैं कि क्या राइटर्स, जर्नलिस्ट्स इन सभी का जॉब खतरे में पड़ने वाला है? आज हम इस वीडियो में पता करेंगे कि GPT-3 क्या है, किसने बनाया है, इसके क्या स्कोप है और क्या इंडिया में, भारत में इसका कोई भी फ़र्क पड़ेगा अभी? तो आप वीडियो में बने रहिए। अच्छा दोस्तों, GPT-3 को बनाया है ओपन एआई नामक एक संस्था ने, एक कंपनी है जो अमेरिका में बेस्ड है, सैन फ्रांसिस्को में, और वो एआई के ऊपर काफ़ी सारे काम करती है। ठीक है, अब क्योंकि उन्होंने ओपन एआई जो कंपनी है, इन्होंने GPT-3 को डेवलप किया है। ये एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। वो जैसे जैसे कोई एक चीज़ डेवलप करती है, फिर उनको आउटसोर्स या लाइसेंस कर देती है दूसरे कंपनीज़ को, ताकि वो इस पे आगे काम कर सके। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही फिलहाल में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी लाइसेंस ले लिया है GPT-3 पर काम करने के लिए। अब अगर माइक्रोसॉफ्ट इसके बाद कुछ बनाती है तो वो GPT-3 का इस्तेमाल वो कर सकती है। ठीक है, वो लोग लाइसेंस ले चुके हैं। GPT का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। अब ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? ये नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी वाला ट्रांसफॉर्मर तो नहीं है। ये एक मशीन लर्निंग स्पेसिफिक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ट्रांसफॉर्मर है। अब वो ट्रांसफॉर्मर क्या है, अभी हम देखेंगे। जो ट्रांसफॉर्मर्स का कंसेप्ट है मशीन लर्निंग में, इसमें होता क्या है, ये अटेंशन मॉडल्स का इस्तेमाल करती है। पर अब ये अटेंशन मॉडल्स क्या है? क्या अटेंशन मॉडल से क्या हो सकता है? मानिए एक सेंटेंस दिया हुआ है। अब उस सेंटेंस में काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब अटेंशन मॉडल्स जो काम कर सकती है वो है कि एक वर्ड को जैसे वो पढ़ लेती है तो वो बता देगा कि अगला वर्ड किस चीज़ पे है। जैसे आपको अगर कोई कुछ अचानक कोई बात बोले, कभी कभी आप समझ जाते हैं कि वो किस चीज़ पे बात हो रहा है। जैसे अगर सोचिए आप अपने दोस्त के साथ कमरे में हैं और आपका दोस्त आपको पूछता है क्या काम हो गया है, तो आप बोल देते हैं नहीं यार, अभी तक तो नहीं हुआ काम। ठीक है, पर ये कौन से काम की बात हो रहा है, ये जो कंटेक्स्ट है ये मशीन्स नहीं पता कर पाती है। ठीक है, ये हमारे लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि जो बात सुबह हो चुकी है वो बात हम शाम को भी याद रखते हैं या फिर अगले दिन भी। और जब वो व्यक्ति हमें बोलती है कि क्या वो हो चुका है काम, तब हम बोल देते हैं कि हाँ या नहीं, ये काम नहीं हुआ या हो चुका है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये हमारे लिए तो आसान है, पर एक मशीन के लिए ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ये कंटेक्स्ट लूज़ कर जाती है एक मशीन। मान के चलिए एक व्यक्ति है राम, और राम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पर वो महाराष्ट्र में थे, सारी उम्र वो महाराष्ट्र में रहे हैं, इस करके वो महाराष्ट्र में रहते हुए मराठी भाषा बढ़िया बोल लेते हैं। ठीक है, और जब भी उनको कोई काम करना हो वो मराठी भाषा में ही वो काम करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो सेंटेंस है, जो मैंने आपको बोला है कि इस सेंटेंस में जो कीवर्ड्स है, एक है उत्तर प्रदेश। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में मराठी भाषा नहीं चलता है, उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, वो एक दूसरी स्टेट है। पर एक और चीज़ गौर करने वाली इसमें यह है कि जिस पर्सन राम की हम बात कर रहे हैं वो पर्सन महाराष्ट्र में रहे हैं। ठीक है, मतलब दूसरा वर्ड जो है इसमें वो है महाराष्ट्र, वो एक और स्टेट है। तो मशीन समझ रहा है कि एक तो उत्तर प्रदेश है और एक महाराष्ट्र है। ठीक है, और जो राम है वो महाराष्ट्र में रहे हैं। ठीक है, अब जिस स्टेट में वो रह रहे हैं उसी स्टेट के हिसाब से ना वो बोल पाएंगे कि वो कहाँ की भाषा है। ठीक है, मतलब हिंदी तो उनको पता होगा या नहीं पता, ये मशीन को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पर जो मशीन है वो ये बोल देगा कि क्योंकि राम महाराष्ट्र में रह चुके हैं तो अगला जो होगा मराठी, ये उनको आता है या आ सकता है, ये मशीन बोल पाएगा। इसमें अचानक वो साउथ इंडिया की कोई बात नहीं करेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया या कोई और भाषा की कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, मशीन ये समझ जाएगा कि क्योंकि एक पर्सन है राम, वो महाराष्ट्र में रह चुका है तो उसको मराठी आ सकती है। साधारण तौर पे जब मशीन लर्निंग
पे काम होता है वो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होता है। मतलब हम मशीन को ट्रेन करते वक्त बताते रहते हैं कि ये सही है, ये गलत है। मशीन सीखता है कि ये सही है, अच्छा ये गलत है, हाँ ये है। अगर हम उसको बताते हैं ये सेब है, तुम देखते रहो, और हम उसको ट्रेन कराते हैं किसी मॉडल, मतलब किसी मॉडल को एक डाटा सेट से जिसमें कई तरह के सेब है, और उसको बताते रहे हाँ भाई ये सेब है, तो मशीन समझ जाता है कि हाँ सेब ऐसा ही है, ठीक है। वो याद कर लेता है, ठीक है, वो ट्रेंड हो चुका है। और उसके बाद जब हम टेस्ट करते हैं, उसको एक फ़ोटो दिखाते हैं, मान लीजिए एक अमरूद का फ़ोटो दिखा दिया, तो वो बोलेगा नहीं भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, तो ये सेब तो नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। तो अब ऐसा है कि ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग है, एक सुपरविज़न, एक जैसे हम देख रहे हैं मशीन क्या कर रहा है, क्या मशीन सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, ये हम उसको बता रहे हैं। पर दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हर वक्त हम नहीं रह पाएंगे, बता नहीं पाएंगे उसको कि इतना डाटा है, इतना कुछ है। अगर हर वक्त हम ही बैठे रहे, फिर भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग होने का फ़ायदा क्या हुआ। इसलिए दोस्तों धीरे धीरे जो दुनिया है वो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की तरफ जा रही है। मतलब हमने कुछ भी नहीं बोलना, मशीन खुद ही सीखेगा कि क्या है, क्या सेब है, क्या अमरूद है, वो खुद सीखेगा। अब वो कहीं से भी ट्रेन हो, उसकी ऑब्जर्वेशन खुद की होनी चाहिए। जैसे हम उसको अगर कोई फ़ोटो दिखाते उसमें एक सेब भी पड़ा है, तो उसको खुद पता होना चाहिए, हमने सेब का कोई बात नहीं करना, ठीक है। वो खुद पता कर लेगा अच्छा वहाँ पे एक सेब भी पड़ा है, ठीक है। इसे कहते हैं सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ठीक है। मतलब कि मशीन खुद ही पता कर रहा है और खुद ही सीख रहा है, हमें हर चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर कभी हम उसको अचानक कोई एक फ़ोटो दिखा देंगे सेब का, तो वो बोल देगा हाँ भाई ये तो सेब है। तो ये उसने खुद सीखा है, हमको उसको नहीं सिखाना पड़ा है। तो इस तरफ डायरेक्शन है हमारा, और हमारा टारगेट हमेशा होता है कि अनसुपरवाइज जितना हो सके उतना बढ़िया है। तो GPT-3 में हम देख रहे हैं कि अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का एक अलग ही चमत्कार चल रहा है। अब GPT-3 के तो कितने ही सारे एप्लीकेशंस है ये हमको पता चल रहा है, पर क्या GPT-3 को मिसयूज़ किया जा सकता है, इसके बारे में भी OpenAI जिन्होंने इसको बनाया है वो थोड़े चिंतित है। पर दोस्तों देखिए, अच्छाई और बुराई दोनों काम एक साथ ही होता है। ये आपको भी पता है कि अगर वेबसाइट्स अच्छी वाली है तो गलत हैकिंग वगैरह की भी और स्कैम करने की भी वेबसाइट्स है साथ में। हमेशा से लोग थोड़ा डरते हैं कि जॉब्स ना चले जाए, कहीं क्या GPT राइटर्स का जॉब खतरे में डाल देगी, जर्नलिस्ट का जॉब खतरे में डाल देगी। मतलब जो मीडिया है, मीडिया या वेबसाइट्स वो लिखना, क्या वो खतरे में आ जाएगी। देखिए दोस्तों, ऐसा रातों रात तो नहीं हो पाएगा। हाँ, धीरे धीरे वो अपने आप को डेवलप ज़रूर कर रही है। ऐसे एल्गोरिदम्स जो ऐसे ऐसे टेक्स्ट लिख देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या वो किसी इंसान ने लिखा है या कंप्यूटर ने लिखा है, ठीक है। अब GPT-3 ने एक ऐसा काम कर दिखाया है, और जो आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया है वो जो आर्टिकल है उसको एक यूके की न्यूज़पेपर है द गार्डियन ने उस आर्टिकल को पब्लिश किया है, ठीक है। मैं उसकी एक फ़ोटोग्राफ दिखा देता हूँ यहाँ पे, और यकीन मानिए इसको अगर आप पढ़ेंगे, इसमें कुछ कविताएं हैं। ऐसे लिखा गया है इस चीज़ को कि आदमी बता ही नहीं पाएगा कि क्या ये कंप्यूटर ने लिखा है या एक इंसान ने लिखा है। मतलब धीरे धीरे सीख के कंप्यूटर ये जान ले रहा है कि कैसे कविताएं लिखती है, ठीक है। मतलब देखिए, कविताओं में कुछ इमोशंस होती है, कविताओं में एक लिखने का तरीका, कुछ भी नहीं आप डाल सकते। आपको छंद से छंद मिलाना पड़ेगा। आपको पता है एक कविता एक अलग होता है, ठीक है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत होती है। और पोएट्स जो होते हैं या कवि जो होते हैं ये बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं। पर एक कंप्यूटर थोड़ा बहुत देख के कविताओं को स्टडी करके खुद एक कविता लिख रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। पर देखिए दोस्तों, घबराने वाली इस वक्त कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, इसको बहुत टाइम लगेगा अभी डेवलप करने में। यकीन मानिए, जब GPT-3 मॉडल या मशीन को जब बोला गया कि तुम एक कविता लिखो, उसमें ये ज़रूर लिखना, तब जाके वो लिखा है उन वर्ड्स को स्टडी करके। ऐसा नहीं हुआ कि अपने आप ही वो गाना गा रहा है, कुछ ऐसा नहीं। इंडिया में क्या इफेक्ट होगा? इंडिया में इस वक्त GPT-3 का तो कुछ खास प्रभाव नहीं है। हमारा कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में बहुत पीछे है।
हमारे पास सिर्फ एप्लीकेशंस आती है जो बाहर के देशों में बनाया जाता है। काम चल रहा है, ऐसा बात नहीं है, पर इतने एडवांस लेवल पे अभी कुछ नहीं है। तो इंडिया में तो इस वक्त GPT-3 से तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं कि GPT-3 के क्या एप्लीकेशंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट इसको लेके क्या करती है और डे टू डे एप्लीकेशंस में वो कैसे GPT-3 को इन्वॉल्व कर सकती है। उससे हमको पता चलेगा कि इसके स्कोप क्या है, क्या इसमें फ़ायदा है, नुकसान है। नुकसान तो नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा, पर हमको पता चलेगा कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है AI की लाइन में। तो दोस्तों, ये सब बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं और न्यूज़ लाता हूँ आपके लिए और बताता हूँ कि इस सेक्टर में क्या काम हो रहा है। बने रहने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।